जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास में उज्ज्वल परिवार की तरफ से आपकी। और अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय रहा, अभी ISSF जो आपका विश्व कप है वो चर्चा में रहा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स जो आपका कप है विश्व कप, वो चर्चा का विषय रहा। अभी उसके ऊपर बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 2022 में काम आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। करंट जो रहने वाला आपका एजोन 13 भाई, चलिए हम बात कर रहे हैं कि ISSF क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका, ये आपका ISSF आपका अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जो आपका है खेल महासंघ या ISSF वर्ल्ड कप 2022 महासंघ 2022 जो विश्व कप आपका 2022 विश्व कप में भारत का कौन सा स्थान रहा, में भारत का कौन सा स्थान पूछना चाह रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत शानदार है। इसका आंसर भी बहुत शानदार है। भारत कौन से नंबर पर रहा भाई इस विश्व कप में आपका? इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो विश्व कप है उसमें भारत पहला नंबर रहा, पहला नंबर रहा या प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान में किस स्थान पर आया भारत? तो प्रथम स्थान पर भारत रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई, प्रथम स्थान। इसमें आपका अगर मैं बात करूं तो मेडल जीतने वाले टोटल 22 देश थे, भाग लेने वाले 60 देश थे, 500 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने 7 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं, जिसमें आपके 4 स्वर्ण पदक है भाई। साथ ही हम बात करें इस ISSF में आपके 3 रजत हैं और 1 आपका कांस्य पदक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई आपकी, एक बार देखिए। ये पहले तो सबसे पहले तो ये आपका हो कहां पर रहा है? तो मिस्र काहिरा। कहां हुआ भाई? काहिरा जो मिस्र की क्या भाई राजधानी है, काहिरा। काहिरा के अंदर हुआ भाई। कहां हुआ ये आपका? यहां पर हुआ। कब से कब तक हुआ है ये देखेंगे। 26 फरवरी से लेकर के आपका 26 फरवरी से और 8 मार्च के बीच ये आपका कप चला है। अगर पूछे कब हुआ तो 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक आपका ये कप चला है भाई, ठीक है। और इस कप में जो भारत का स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है। क्लियर भाई? चलिए अगली बात करते हैं। इसमें जो भारत पदकों की अगर हम बात करते हैं तो कुल कितने? 7 पदक भाई। कुल की अगर हम बात करूं तो कुल 7 पदक जीते हैं भारत के, पहले स्थान पर रहा है। इसके अंदर हम बात करते हैं स्वर्ण पदक की। अगर हम बात करें स्वर्ण जो पदक है कितने भाई आपके? 4 हैं। साथ ही रजत पदक पे भाई 3 बोल गया था, सॉरी माफी चाहूंगा। रजत पदक आपके भाई 2 हैं और साथ ही जो कांस्य पदक की अगर हम बात करते हैं तो कांस्य आपका 1 है। इस प्रकार से पदक तालिका में लेकर के ये आपका पहले नंबर पर है। तो पहले नंबर पर प्रथम स्थान पर रहने वाला, प्रथम स्थान पर कौन रहा आपका? भारत भाई, प्यारा भारत हमारा। दूसरे स्थान पर कौन रहा आपका? नॉर्वे रहा है भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर सेकंड पोजीशन भाई और थर्ड पोजीशन फ्रांस के लिए। किसके लिए भाई? फ्रांस की। थर्ड पोजीशन किसके लिए? फ्रांस की। बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छा लेवल दिखाया है हमारे प्लेयरों ने शूटिंग के अंदर, ठीक है। शूटिंग से संबंधित है, ये आप लोग जानते हैं। भारतीय टीम ने 4 पदकों के बारे में बता चुका हूं। तो आपके यहां पर कह सकते हैं नॉर्वे ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। भारत 7 पदकों के साथ क्या पर 7 पदक है और नॉर्वे 6 पदकों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंचा है, ठीक है। ओके, अब इसमें पहला पदक किसने जीता? ये बड़ा शानदार पहला स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी ने। इस टूर्नामेंट में पहला स्वर्ण पदक पूछेगा, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आपका सौरभ चौधरी भाई। सौरभ चौधरी ने क्या जीता है? चौधरी ने पहला पदक जीता है। सौरभ चौधरी ने पहला पदक जीता, ध्यान रखें, पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है भाई। इन्होंने किसमें जीता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 मीटर जो आपका पिस्टल है, 10 मीटर पिस्टल जो फायर है, पिस्टल फायर में इन्होंने ये पदक जीता। कितने? 10 मीटर पिस्टल फायर में इन्होंने ये पदक जीता है। शानदार आपका क्वेश्चन रहने वाला है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए और किसने इसमें जीता भी, देखिए तो अनीस भानवाल हैं
रिदम सांगवान, अनीस भानवाला आपका, अनीस आपका भानवाला, साथ में और कौन आपका कोमा, उसके बाद रिदम सांगवान है आपकी, रिदम सांगवान है, सांगवान ने भाई कितने में 25 मीटर में मिश्रित रूप से रैपिड आपका कितना 25 मीटर में रैपिड की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का रैपिड फायर में इन्होंने मिश्रित रूप से गोल्ड जीता है। मतलब इन्होंने खुद मतलब इन्होंने एक साथ मिलकर के मिश्रित रूप से इन्होंने 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। कैसा जीता? गोल्ड। तो आपका दूसरा गोल्ड, पहला गोल्ड हो गया, आपका दूसरा गोल्ड हो गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इन्होंने किस ने भी, तो आपका ये है निवेथा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सीधा पूछेगा कि निवेथा का संबंध किस खेल से है। निवेथा है, साथ में कौन है? निवेथा परमानथ है, ठीक है, निवेथा पी कह सकते हो आप। उसके बाद ईसा सिंह है, ईसा सिंह है, और कौन आपकी ये रुचिरा विनरकर है, रुचिरा विनरकर, इन्होंने भी संयुक्त रूप से जो टीम थी, इन्होंने भी संयुक्त रूप से अगर हम बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, कितने में भाई? ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल में अगर हम बात करें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता मिश्रित रूप से। तीसरा हो गया आपका स्वर्ण भाई, ठीक है। चौथे स्वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने किसने आपका 25 मीटर में भाई 25 मीटर में आपका किसने जीता? नोट करते रहेंगे साथ के साथ आपका, तो ये ईसा सिंह है, इसमें भी आपकी ईसा सिंह है। साथ में अगर हम बात करें तो राही सरनोबत है, राही सरनोबत है। साथ में और कौन है आपके भी? राही सरनोबत और रिदम सांगवान, रिदम सांगवान ने भी क्या जीता है? सांगवान ने भी गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता। तो 4 आपके गोल्ड इस प्रकार से हैं। 10 मीटर में ईसा ने, पूछ लेगा, ईसा सिंह ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। क्या जीता है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा 10 मीटर में, कितने में? 10 मीटर में इन्होंने ये पदक जीता है। उसके बाद 50 मीटर जो आपका राइफल जो 3 पोजीशन मिश्रित टीम, तो 50 मीटर में राइफल में जो 3 पोजीशन मिश्रित जो टीम है, इसमें आपका किसने? अखिल शोरान, कौन है? अखिल शोरान है भाई, अखिल शोरान है। साथ में श्रीयंका संदागी, श्रीयंका जो आपकी है, श्रीयंका है भाई, और ये श्रीयंका संदागी, इन्होंने भी एक पदक जीता। कौन सा पदक जीता आपका? काश्य पदक जीता है, काश्य पदक। सीधा सा पूछेगा कि ये जो प्लेयर हैं, इन प्लेयरों का संबंध किस खेल से? तो यहाँ पर हमने बात करी सौरभ चौधरी की अगर बात करते तो ये शूटिंग से, जिन्होंने गोल्ड जीता है। अनीस भानवाल है, रिदम सांगवान है, ये भी आपके शूटिंग से हैं, इन्होंने भी मिश्रित रूप से गोल्ड जीता टीम में। निवेथा पी, ईशांत सिंह है, साथ में रुचिकर विनकर है, इन्होंने भी भाई। अगर व्यक्तिगत बात करें तो खाली आपकी कौन है? ईसा सिंह है, जिन्होंने व्यक्तिगत सौरभ ने पदक जीता है, व्यक्तिगत ईसा ने आपका क्या जीता? आपका रजत जीता है। साथ में इन्होंने इसका अपना जो इसमें अपना गोल्ड जीता है, टीम के साथ मिलकर के 25 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता आपका, ठीक है भाई। साथ ही यहाँ आपका अविनाश है, साथ में आपका श्रीकांत साधवी है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? काश्य पदक इन्होंने संयुक्त रूप से जीता। बहुत बढ़िया पोजीशन रही है भाई यहाँ पर, ध्यान रखेंगे भारत की। अब पूछा जाता है कि इस IISSF में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कितने जो देश भाग लिया था? तो 60 देशों के अगर हम बात करें, 60 देशों के विश्व कप में 60 देशों के 500 एथलीटों ने भाग लिया था। इसके अंदर मेडल जो ले जाने वाले 22 देश क्या है इसके अंदर मेडल ले जाने वाले, पहले नंबर पर आपका भारत रहा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, नोट किया होगा आपने, नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, खेल की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं बता दूं आपको 2022 में जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आपका ओलंपिक, और ओलंपिक में भी विशेष तौर पर बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना पैरा ओलंपिक से भाई। मैं बता रहा हूँ पैरा ओलंपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस बार पैरा ओलंपिक में हमारा बहुत शानदार जो प्रदर्शन रहा है। खैर ओलंपिक में भी प्रदर्शन तो शानदार रहा है, लेकिन आमतौर पर ओलंपिक को सब लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ही लेंगे, और खास करके टारगेट रहेगा उनका, बता दिया आपको पहले ही एडवांस में भी शायद टारगेट यहाँ से बन जाए। अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पैरा ओलंपिक से इस बार। और IISSF जो आपका ये स्पेशली जो था वर्ल्ड कप था, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना
रहने वाली। चलिए आज तारीख होगी आपकी कितनी होगी, 14 तारीख। एज क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज ऑन करंट की अगर हम बात करें तो एज ऑन करंट आपका कितना 13। करंट के साथ हम आपको क्या देने की कोशिश करते हैं, स्टैटिक जो यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है। दूसरी बात भाई, आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को बहुत कम देख रहे हैं आप लोग। चलिए बार बार बोलने से कोई फायदा तो है नहीं, देखना उतना ही है जितना आपने देखनी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं मैं अगले क्वेश्चन की। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 14 तारीख की अगर मैं बात कर लूँ तो 14 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। 14 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि पाई दिवस कब मनाया जाएगा या जाता है कब मनाया जाता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है। आपका सीधी सी बात करते हैं, अगर पाई दिवस की अगर हम बात करते हैं तो पाई बोलते ही हमारे दिमाग में सिंबल आ जाता है। सबसे पहले तो सिंबल, पाई की जो वैल्यू होती है आपको पता 22/7 वैल्यू इसकी। अगर इसी चीज को हम पढ़ें तो कितना हो जाता है आपका 3.14। ये क्या है, आपकी पाई की वैल्यू है। पाई दिवस कब मनाया जाता है आपका 14 मार्च को। भाई आज के दिन यदि अगर हम बात करें तो आज के दिन 14 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था जो आपका एडिसन है। कौन है, अल्बर्ट जो एडिसन साहब है। एडिसन साहब है जिन्होंने बिजली का आविष्कार कह सकते हो, बल्ब का आविष्कार कह सकते हो। एडिसन साहब का क्या था, जन्म हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था। महान वैज्ञानिक का यहाँ आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था एडिसन साहब का। ठीक है, चलिए भाई इनके बारे में एक ऐसी कहानी है कि भाई ये अपने टारगेट के प्रति इतने मतलब वो थे कि हर बार क्या असफल हो रहे थे। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि बिजली कैसे, रात को अंधेरे में कैसे रोशनी हो सकती है, कैसे बल्ब जल सकता है। लेकिन ये अपने टारगेट के पीछे इतने पागल थे कि जब इन्होंने आविष्कार किया, जिस दिन, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बल्ब का आविष्कार कब किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बल्ब का आविष्कार कब किया गया था, एडिसन साहब ने किया था बिजली का आविष्कार, तो कब किया गया था उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। साथ में जब इन्होंने एक फॉर्मूला बार बार कर रहे थे तो कुछ मिस्टेक रह रही थी, लेकिन जब एक बार नहा रहे थे तो नहाते नहाते इन्हें पता लगा कि ये तो ऐसे रहेगा, तो उन्होंने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और दौड़ते हुए कहाँ चले गए, अपनी लैब में चले गए, नंगे ही लैब में चले गए। तो लोगों ने इन्हें पागल समझा, लेकिन इस पागल व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं दोस्तों। पागल व्यक्ति ही सब कुछ रचते हैं। नया करने की जो हिम्मत करता है वही पागल घोषित कर दिया जाता है इस दुनिया के अंदर। क्या कभी आपने सोच के देखा कि जिस व्यक्ति ने पहली बार ये बोला होगा कि लोहा आपका आसमान में उड़ेगा, आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए, क्या कभी ऐसा संभव, मतलब उल्टी सोच है, लोहा कैसे उड़ सकता है, लोहा उड़ ही कैसे सकता है। लेकिन पॉसिबल किया लोग, अल्बर्ट जो बंधु थे आपके, राइट जो बंधु थे, उन राइट बंधुओं ने मिलकर के इस चीज को पॉसिबल किया। और आसमान में आज सारा कुछ जो लड़ाई भी आपके आसमान के अंदर ही हो रही है। यहां पर हम देखिए एक बार बात करते हैं किसके, अपने दिवस की बात कर लेते हैं, दिवस की। तो 13 जो मार्च है, 13 मार्च की अगर हम बात करें तो ये इसका इतिहास में बड़ा महत्व है। 13 मार्च 1940 को एक बहुत बड़ा काम हुआ था। 13 मार्च 1940 की हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस 13 मार्च 1940 को आपका क्या हुआ था, उधम सिंह ने कहा लंदन के अंदर जाकर के किसको, M.O. डायर को, किसको भाई, M.O. डायर जो थे, M.O. डायर को गोली मारी थी। कहां पर जाकर के, लंदन के अंदर जाकर के M.O. डायर को गोली मारी थी। ठीक है, कब मारी थी आपकी, 13 मार्च को, ध्यान रखेंगे ये भी बात आपको। M.O. डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। और बैसाखी के दिन जो 1919 में बैसाखी के दिन जो आपका हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उस बाग हत्याकांड, ये वही व्यक्ति था जिसने गोली चलाने का आदेश है। इस हत्याकांड का क्या लिया, बदला लिया गया। पूछा जा सकता है कि इस हत्याकांड का बदला कब लिया, तो किसके, सरदार उधम सिंह ने लिया, जनरल डायर को गोली मार करके। कब, 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को गोली मार करके बदला लिया। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार बनता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी किसकी, 13 मार्च की हो चुकी है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 11 मार्च को, एक बार और देख लेते हैं। 11 मार्च का भी विशेष दिन रहा है। चलो 1 मार्च से शुरू करता हूँ, मैं आपको एक महत्वपूर्ण दिवस बता देता हूँ। 1 जो मार्च है आपका, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया आपका, ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। आपका विश्व नागरिक जो सुरक्षा दिवस है ये मनाया गया। साथ ही शून्य भेदभाव दिवस भी आप कह सकते हैं, शून्य भेदभाव दिवस भी आपका 1 मार्च को, अब शून्य जो भेदभाव दिवस है ये भी। ठीक है, ओके। उसके बाद 2 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया गया है, तो सिविल लेखा, आपका सिविल जो लेखा दिवस है, सिविल लेखा दिवस आपका कब मनाया गया है, तो 2 मार्च को। उसके बाद 3 मार्च की बात करते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। भाई विश्व वन्य जीव दिवस आपका, विश्व
विश्व वन्य जीव दिवस भाई आपका कब मनाया है जीव दिवस, तो ये भी 3 मार्च को भाई कब मनाया गया, मार्च 3 को मनाया गया, ठीक है, मार्च 3 को। साथ में श्रवण दिवस की भी अगर हम बात करें, विश्व श्रवण जो दिवस है, अच्छा सुने, बढ़िया सुने, जीवन के लिए बेहतर सुने, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद है जीने के लिए नहीं, जीवन के लिए बेहतर सुने, ठीक है। 4 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भाई 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका मनाया गया है, कब, 4 मार्च को। साथ ही हम बात करते हैं 5 मार्च की भाई, ठीक है, 7 की ले लेते हैं। 7 को कौन सा बनाया गया आपको, 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस भाई, कौन सा मनाया गया, जन औषधि दिवस आपका मनाया गया है। जन औषधि दिवस का संबंध आपका जेनेटिक दवाइयों को प्रमोट करने के लिए जन औषधि दिवस मनाया गया था, यानी कि बिना मार्का की दवाई, लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के चक्कर में। वन्य जीव की अगर हम बात करें तो जीवों की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, साथ ही आपका ये कितने तारीख को मनाया गया, 7 तारीख को मनाया गया भाई, 7 मार्च को। हम यहाँ पर बात करते हैं 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, कब, आपका 8 मार्च को, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बात करते हैं 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस भाई, कौन सा मनाया गया, धूम्रपान जो निषेध दिवस है, निषेध दिवस आपका कब मनाया गया है, धूम्रपान निषेध दिवस आपका 9 मार्च को मनाया गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस भाई, विश्व किडनी दिवस आपका 10 मार्च को भाई कब मनाया गया, आपका 10 मार्च को मनाया गया, ठीक है। 11 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 11 मार्च का भी इतिहास के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 11 मार्च को क्या हुआ था बता देता हूं आपको। आप जब मैटर चल रहा है आपका किसका, रूस और यूक्रेन का, तो इसलिए ये बात भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसका, यूएसएसआर से अलग होकर के पहला राज्य 11 मार्च 1990 में एक राज्य था, कौन सा, लुथियाना जो आपका था, लुथियाना अलग स्वतंत्र गणराज्य बना था, यानी कि इसने स्वतंत्रता की घोषणा करी, लुथियाना ने, और ये पहला राज्य था ऐसा करने वाला। यानी कि जब यूएसएसआर के कितने 15 टुकड़े हुए थे, तो उस समय पहला जो राज्य था आपका अलग स्वतंत्र घोषित होने वाला, तो कौन था, आपका लुथियाना। उसने कब, 11 मार्च 1990 को अपने आप को आजाद घोषित किया था। ध्यान रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बन रहे हैं। यहां पर हम बात करते हैं 1 मार्च से लेकर के आपका 7 मार्च तक आपका कौन सा, जन औषधि सप्ताह, जन औषधि सप्ताह यहां पर मनाया गया था। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्च से और आपका कब तक भाई, 8 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय महिला जो सप्ताह दिवस मनाया, महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय जो महिला सप्ताह कब मनाया गया, आपका 1 मार्च से 8 मार्च तक आपका अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा शानदार बनने वाला है। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के बीच में ये आप लोगों को मिल चुकी है। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा, अभी क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। चलिए सीधी सी बात करेंगे, देखिए आपका सीधा सा क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना एक आपका डेटा सेंटर खोला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या खोला, डेटा सेंटर खोला है। कहां पर भाई खोला है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डाटा सेंटर खोला, तो कहां पर खोला? सबसे पहले देखिए हम बात करें यहां पर, आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां की, आपकी यूएसए की है भाई। कहां की है? अमेरिका की। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वाशिंगटन के अंदर भाई, वाशिंगटन जो डीसी है इसके अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहां? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आपका किस नदी के किनारे है? तो पूछा जाता कई बार, पोटामेक जो नदी है उसके किनारे है। यूएसए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यूएसए के जो स्टेट हैं उनकी संख्या कितनी है? 50 है। यहाँ पर जो सदन है कितने? 2 हैं। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बोला जाता है, दूसरे और अभी आपके, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें इनके सदस्यों की संख्या इंटू 2, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेट होंगे, यानी कि फिक्स है भाई 1-1। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी भंवर में फंसे हुए हैं, ना निकल सकते हैं, ना ही यूक्रेन मुद्दे को लेकर के काफी किरकिरी इनकी हो रही है। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता? तो 4 वर्ष के लिए इनका राष्ट्रपति चुना जाता, केवल 2 बार भाई, ठीक है, केवल 2 बार चुना जाएगा, ठीक है। इससे पहले कौन थे आपके? डोनाल्ड ट्रंप थे। संबंध बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ उनके भाई, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस भाई,
कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। कौन सी मूल की हैं? भारतीय मूल की महिला कौन आपकी? कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है। साथ ही हम बात करें इनकी जो मदर गई थी वो एक नर्स के तौर पर, इनकी मदर गई थी नर्सिंग के तौर पर, और आज कमला हैरिस वहां की क्या उपराष्ट्रपति। साथ ही विश्व के सबसे कम समय तक और अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति भी तो है ही है पहली, साथ में विश्व के सबसे कम समय तक राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति रही अमेरिका की यूएसए की कुछ घंटे के लिए, जब जो बाइडेन क्या हुए थे, बीमार हुए थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा फर्क है भाई। देखिए भारत में और यूएसए में थोड़ा सा एक आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। देखिए भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो फिक्स है 6 मंथ भाई। 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा भाई आपका? 6 महीने के अंदर अंदर यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करते हैं केवल 6 महीने तक कर सकते हैं। उसके बाद चुनाव कराया जाएगा हर हालत में भाई राष्ट्रपति का। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति मर जाते हैं या निधन हो जाता है या किसी कारण से उन पर महाभियोग चलाया जाता है या किसी कारण से पद खाली होता है, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए जो कार्यकाल बचता है, यानी कि 4 वर्ष में से 1 वर्ष अगर राष्ट्रपति रहा तो बचे हुए 3 वर्ष आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की मुख्य शर्तों में है अगर भारतीय करते तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, इस प्रकार की शर्त है। यानी कि भारत में कोई भी किसी भी देश का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यदि वह भारत की नागरिकता रखता है। लेकिन यूएसए में क्या लिखा हुआ है? बेसिक रूप से, यानी कि मूल रूप से वह यूएसए का नागरिक हो। यूएसए का नागरिक हो, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है भाई, महाभियोग शब्द हमने कहां से लिया? तो यूएसए से लिया। ध्यान रखेंगे महाभियोग शब्द केवल और केवल भारत में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। यहां पर एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, ध्यान रखना राष्ट्रपति को लेकर के। एक क्वेश्चन जब बात चली रही है, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, उससे 14 दिन पहले उसको बताया जाएगा। लेकिन यहां क्वेश्चन एक पूछा गया था एसएससी के अंदर कि जांच सदन कौन सा होता है? जांच सदन के नाम से किसको जाना जाता है? तो वह सदन, दूसरा वह सदन जहां पर राष्ट्रपति के पहले सदन से महाभियोग पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में पहुंचता तो वह सदन आपके जांच सदन के तौर पर काम करता है, और वहां पर राष्ट्रपति को अपनी सफाई रखने का या अपने द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति चाहे तो खुद या राष्ट्रपति चाहे तो अपने द्वारा किसी व्यक्ति के वहां पर अपनी सफाई दिलवा सकता है। चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन था। यहां पर हमने बात करी थी किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। तो इन्होंने क्या भाई चौथी डेटा कंपनी खोली है। पहली, दूसरी, तीसरी कहां पर आपकी? तो पुणे के अंदर है भाई, पुणे में है, मुंबई में है आपकी, पुणे, मुंबई। चौथी कहां पर? हैदराबाद में। अभी यहां इन्होंने कहां पर खोली आपकी? हैदराबाद भाई, हैदराबाद के अंदर खोला इन्होंने। ठीक है, अपनी चौथी जो कंपनी कहां पर खोली इन्होंने? हैदराबाद में। तो पुणे, मुंबई और चेन्नई के अंदर। तो पुणे हो गया, मुंबई हो गया और आपका चेन्नई भी। चेन्नई के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी है। ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन डाटा आप लोगों के बीच में। उज्जवल परिवार भाई हर बार हर क्लास के अंदर आपको डाटा दिया जा रहा है। क्लास देखे नहीं जा रही है, क्लास आप कम देख रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है आप लोगों के लिए भी। क्लास देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ताकि आप लोगों के काम आ सके। क्लास आगे बहुत सारी काम आने वाली क्लासें हैं। ये एक ऐसा डाटा आप लोगों के बीच में है और कभी भी देख सकते हैं भाई। क्लास को शेयर करिए भाई ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ आलतू फालतू की हम कोई बात नहीं करेंगे, ये कर दो वो कर दो, बस सीधी सी बात है। सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि क्लास का लेवल बढ़ जाए बस, यानी कि देखने वाला कोई व्यक्ति भी ना बोले कि उज्जवल परिवार कितने लेवल पे खड़ा है। बस इतनी सी आप लोगों की मदद चाहिए भाई। ये मदद अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है भाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हाल ही में आपका एक और चर्चा का विषय, सीधा सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। ठीक है, अभी आपका उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया है। कब से कब तक? उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया, सप्ताह मनाया गया। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया है। कब से कब तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया है? शानदार क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा बात नहीं रहेगी, सिर्फ काम की बात करेंगे। देखिए
सबसे पहले क्या 14 मार्च से लेकर, यानी कि आज से लेकर के 14 मार्च से लेकर के 14 मार्च से 20 मार्च तक आपका कौन सा सप्ताह चलेगा? उपभोक्ता सप्ताह। आपका उपभोक्ता सप्ताह मनाया जाएगा। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना। उद्देश्य अगर हम बात करें, उद्देश्य जो उपभोक्ता है, यानी कि जो उपभोक्ता, उनके अधिकारों का संरक्षण करना। संरक्षण बोले तो उनको जानकारी देना, ताकि उन्हें ये पता लगे कि हमारे उपभोक्ता, हमारे जो संरक्षण अधिकार क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फायदा है, ठीक है। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण देना, अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। कब से मनाया गया भैया? आपका तीसरा सप्ताह। पहला सप्ताह 1 से लेकर के आपका 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया था। दूसरा सप्ताह मार्च के अंदर आपका मनाया गया। भाई कौन सा सप्ताह मनाया गया था आपका? मार्च के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका सप्ताह मनाया गया था 1 से 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तौर पर मनाया गया था, महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ। और तीसरा सप्ताह आपका उपभोक्ता सप्ताह आ गया 14 मार्च से लेकर के आपका 20 मार्च तक आपका उपभोक्ता सप्ताह, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब बात आती है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाएगा? जब उपभोक्ताओं की बात चल रही है तो यहाँ पर एक चीज और ले लेते हैं। उपभोक्ता जो दिवस है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 15 मार्च को है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, ठीक है भाई। ओके, साथ ही करते हैं आपका उपभोक्ता 15 मार्च हो गया आपका विश्व उपभोक्ता दिवस की बात हो रही है। यहाँ पर सॉरी माफी चाहूंगा, विश्व उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस आपका 24 दिसंबर को है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिसंबर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 24 दिसंबर, यानी कि एक दिन बाद 25 दिसंबर को भी आपका एक सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो उपभोक्ता दिवस हो गया आपका, उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर के यहाँ पर मनाया गया, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका भाई भारतीय रेलवे का क्वेश्चन नंबर आपका 6 है भाई। भारतीय रेलवे जो रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे का स्मार्ट इवेंटिंग ट्रैकिंग सिस्टम, ये क्या है भाई? स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम भाई। सिस्टम क्या है जो चर्चा में रहा है? चलिए, भारतीय रेलवे ने एक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम यहां पर लॉन्च किया है, यानी कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो मवेशियों की जांच जा रही है। साथ ही हम बात करें जहां पर कहीं पर संतरी होना चाहिए वहां पर संतरी नहीं है, कहां पर रेलवे ट्रैक के ऊपर रास्ता बना हुआ जहां से जो मवेशी हैं आपके जंगली जानवर ट्रैक के बीच में आ रहे खत्म हो रहे, तो एक सिस्टम लाया जा रहा है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि आगे क्या है आपका भाई जो जानवर है या जैसे भी, यानी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिस्टम यहाँ पर क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, जानवरों की उसकी समस्या से मिटने के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है? सेक्स भाई। सीधा सा पूछेगा सेक्स का संबंध किससे है? तो भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवे ने इसका क्या किया है? इजाद किया है। रेलवे ने क्या किया? इसको इजाद किया है। रेलवे का इन हाउस सॉफ्टवेयर है। ये किस प्रकार का? ये कि आपका सेक्स क्या है? एक इन हाउस, क्या भैया आपका इन हाउस सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपका? इन हाउस सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पता लग जाएगा आपका भी। स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, इसको स्मार्ट हो गया इवेंटिंग ट्रैकिंग सिस्टम भाई। स्मार्ट हो गया आपका स्मार्ट इवेंटिंग ट्रैकिंग सिस्टम भाई। सिस्टम ये आपका इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ध्यान रखिए। मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की समस्या से निपटने के लिए उद्देश्य जैसे मैंने आपको बता दिया, जो मवेशी हैं मवेशियों की ट्रेन से कुचलने वाली समस्या से निजात पाने के लिए, समस्या से निजात पाने के लिए इस प्रकार का आपका ये एक सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसको सेक्स के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? सेक्स के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं इस सिस्टम की हम। देखिए इसको हम कह सकते हैं किसके द्वारा? जब आपकी एक किस्म से ये कहें, जब रेलवे के ऊपर आपके मवेशी आते हैं तो अगर वही चीज हमारे को पहले पता लग जाए तो उनको कुचलने से बचाया जा सकता है। जहां पर रास्ता बनाया हुआ है जो कि है नहीं रास्ता,
तो वहां पर उस रास्ते को क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, ताकि क्या मवेशी वहां पर ना पहुंचे। अगर जहां पर संतरी को होना है और वहां पर नहीं है तो वो भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। एक अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा था, रेलवे ने चलाया था आपका कवच। देखिए कवच अभियान चलाया था, कह सकते कवच का सफल प्रशिक्षण किया था, सफल। देखिए रेलवे ने 2 स्टेशनों के बीच में एक कवच का क्या है, ये क्या है, जब ट्रेन की पटरी के ऊपर क्या 2 ट्रेनें आमने सामने आती हैं, 2 ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को बचाने के लिए 2 ट्रेनों की जो आमने सामने की टक्कर है, क्या भाई आमने सामने की टक्कर को बचाने के लिए इसका एक सफल प्रशिक्षण किया गया है, जिसमें हमारे अश्विनी साहब भी क्या थे उस समय प्रेजेंट थे और रेलवे के अधिकारी प्रेजेंट थे, और ये कवच नाम से एक सुरक्षा जो यहां पर चलाया गया है। ठीक है भाई, चलिए ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कवच क्या है, तो जो ट्रेन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ज्यादा इस पे बात करूंगा नहीं। कवच क्या आता है, ट्रेनों की आमने सामने की जो टक्कर उसको कम करने की, यानी कि जब कुछ ट्रेन रास्ते में है या उसी ट्रैक पर है तो वो एक सॉफ्टवेयर क्या है, आपको 200 मीटर पहले, 200-300 मीटर पहले जो निर्धारित जो एक दूरी है, डिस्टेंस है, उससे पहले आपको ट्रेन के जो ड्राइवर साहब हैं, पायलट साहब, उनको क्या इन्फॉर्म कर देगा कि इस पर क्या पटरी पर क्या है ट्रेन है, और वो ऑटो सिस्टम से आपकी ट्रेन रुक भी जाएगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सफल प्रशिक्षण किया गया था ट्रेन का, तो वो भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कहां पर किया गया था, ये आप लोगों के लिए जरूरी है जानना भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो क्या है, देखिए अभी ए के सीकरी साहब कह रहे हैं चर्चा में रहे, ये कौन है, ए के सीकरी साहब चर्चा में रहे हैं, सीकरी चौधरी, ए के सीकरी, ठीक है, ए के सीकरी आपके चर्चा में रहे हैं, आपके चर्चा में है, क्यों भाई, क्यों? चलिए भाई बात करें ए के सीकरी चर्चा में किस लिए, तो अभी हाल ही में इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्हें एक नियुक्ति मिली है। नियुक्ति भी क्या मिली, 4 धाम जो आपकी क्या है यात्राएं होती है, 4 धाम यात्रा से इनका संबंध, अगर संबंध पूछे तो 4 धाम यात्रा से इनका संबंध है। 4 धाम यात्रा के बीच में, यानी कि जो 4 धाम आपका गंगोत्री भाई आपका नंबर 1 गंगोत्री है, दूसरे की हम बात करें यमुनोत्री है, गंगोत्री प्लस में नंबर 2 यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री। नंबर 3 पे आपका क्या है, केदारनाथ, क्या भी आपका 3 पे केदारनाथ, ठीक है, और 4 पे क्या है आपका, तो आपका बद्रीनाथ। ये 4 धाम है। 4 धाम परियोजना के इस 4 धाम उत्तराखंड के द्वारा, कहां पर है भाई ये, उत्तराखंड यूके, अगर आप बोले तो उत्तराखंड के द्वारा 4 धाम परियोजना शुरू की गई थी। 4 धाम परियोजना किसने शुरू करी थी, तो उत्तराखंड ने। इस 4 धाम परियोजना के अध्यक्ष बनाया गया है किसको, ए के सीकरी को, इसलिए चर्चा में किसके अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया भाई, अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। नियुक्ति किसके लिए हुई, तो 4 धाम परियोजना, 4 धाम जो परियोजना ये कहां की है, यूके की है। 4 धाम कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री अलकनंदा नदी के किनारे पर आपके दोनों पड़ जाएंगे, अलकनंदा की सहायक नदी पर भी पड़ेगा आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी पर पड़ जाएगा, वहां पर ध्यान रखेंगे। जैसे आपको पता है कि अलकनंदा नदी और आपकी भागीरथी, ये भागीरथी है, ये आपकी अलकनंदा नदी, इनकी सहायक नदी केदारनाथ, और यहाँ पर आपका क्या बद्रीनाथ हुई, ठीक है, और यमुनोत्री। इन चारों को अगर हम बात करें, चारों के कनेक्टिविटी देने के लिए, चारों धाम की परियोजनाओं का मतलब क्या है कि 4 धाम जो हैं आपके, इन चारों धामों को कनेक्टिविटी देने के लिए ये परियोजना लाई गई, यानी कि अच्छी सुविधा की कनेक्टिविटी देने के लिए। क्या हुआ आपका, चारों धामों की यात्रा के समय चारों धामों को कनेक्टिविटी देने के लिए, कनेक्टिविटी तो है, अच्छी कनेक्टिविटी, बेस्ट आप कहें तो बेस्ट कनेक्टिविटी देने के लिए परियोजना आपकी लॉन्च की थी, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च करी थी। उत्तराखंड सरकार ने कनेक्टिविटी देने के लिए लॉन्च करी इस 4 धाम परियोजना को, और इन्होंने अध्यक्ष के तौर पे काम संभाला था। अब क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर ए के सीकरी ने
अध्यक्ष किसकी जगह पर लिया? तो आपके रवि चोपड़ा साहब हैं। कौन है? रवि जो चोपड़ा साहब हैं। रवि चोपड़ा साहब ने क्या किया था भाई? रवि चोपड़ा साहब ने इस्तीफा दिया। रवि चोपड़ा साहब के स्थान पर आपके के स्थान पर ये बनने वाले हैं। रवि चोपड़ा साहब के स्थान पर बनने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिए। गंगा नदी से आपके जो केदार बद्रीनाथ की जो धाराएं हैं, अगर हम अलकनंदा की बात करते हैं तो अलकनंदा आपकी भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलकर के देवप्रयाग में, कहां पर आपका देवप्रयाग में, देवप्रयाग के अंदर क्या होता है? देवप्रयाग में ये दोनों आपकी एक धारा बनती है जिसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। ध्यान रखेंगे गंगा। और गंगा डॉल्फिन जो आपकी है, और मछली कौन सी मछली आप अच्छे से जानते हैं। गंगा डॉल्फिन बहुत ही आपको मालूम होना चाहिए गंगा डॉल्फिन का, ठीक है। ओके, साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं देवप्रयाग, और इसके अंदर ही देवप्रयाग के बाद जब ये निकलती है कहां पर पहुंचती है? प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक और नदी मिलती है, कौन सी मिलती है? यमुना नदी। तो गंगा यमुना सरस्वती का त्रिगम जो आपका तीनों का जो स्थल है, कहां पर? गंगा यमुना सरस्वती का आपका प्रयागराज इलाहाबाद यूपी के अंदर इनका क्या है? यूपी के अंदर इनका स्थल है, संगम स्थल। ये तीनों नदियां कहां पर संगम करती है? तो प्रयागराज के अंदर ये या इलाहाबाद के अंदर करती है। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है आपका कि जब गंगा नदी बहती हुई किस दूसरे देश में प्रवेश करती है? तो बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। कहां पर भाई? बांग्लादेश में। उससे पहले जब इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र जब नदी आपस में मिलती है तो इस धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना। और जब ये यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन जब डेल्टा बनाती हैं, विश्व का कहें तो हम पहला सबसे बड़ा नदी डेल्टा का इजाद होता है कहां पर भी? 4000 जो वर्ग किलोमीटर है ये भारत के अंदर है, 6000 वर्ग किलोमीटर आपका कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर है। तो उस समय गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपका मेघना के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो गंगोत्री से होती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो तिब्बती क्षेत्र से, और भारतीय समानांतर रेखा बहने वाली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी आपकी नामचा पर्वत से टकरा करके भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और भाई साथ में मैं अगर बात करूं तो असम के अंदर बाढ़ लाने का काम भी यही करती है भाई। चलिए एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेगा। बड़ी शानदार आपका क्वेश्चन था ये भी भाई। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन रहता है कि आपका चर्चा में था, पहले भी मैंने एक बार ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो उद्घाटन किया गया था कहां पर किया गया था? तो आपका केदारनाथ के अंदर किया गया था। कहां पर अनावरण किया है? केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया था। मूर्ति के अनावरण की बात करो तो पहली 26 जनवरी को से पहले आपकी होलोग्राम मूर्ति का नाम सुभाष चंद्र बोस, फिर उसके बाद स्टेचू ऑफ इक्वलिटी है आपकी, उसके बाद आपका छत्रपति महाराज शिवाजी की पुणे के अंदर है, पाली के अंदर आपका स्टेचू ऑफ पीस है, आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो साधु बेट द्वीप आपका गुजरात के अंदर स्टेचू ऑफ यूनिटी भी है आपकी। साथ ही अभी हम बात करते हैं अभी हाल में हमारी महात्मा बुद्ध जो है उनकी लेटी हुई मुद्रा में भी मूर्ति है, रामानुजाचार्य के बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्तियों से भी क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे जाएंगे कि किसने उद्घाटन किया, कहाँ पर किया, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा, ठीक है, केरल में आईटी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 8। किस राज्य में आईटी कॉरिडोर स्थापना करने की घोषणा करी है? कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की, स्थापित करने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो किस राज्य के द्वारा आईटी कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे किस राज्य की हम बात करें यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे किसकी भाई? केरल राज्य। केरल राज्य ने बजट में इस बात को बोला है, बजट के अंदर ये बात बोली गई है। इन्होंने केरल राज्य ने बजट में इसको दिया कि आईटी कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे आपके कहां पर? केरल राज्य के अंदर। शानदार क्वेश्चन है भाई। ये किसने किया है? तो वित्त मंत्री है एन गोपाल द्वारा जो बजट पेश किया गया था। तो वित्त मंत्री कौन आपके? वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो ये केरल के कौन है भाई आपके? के एन बाल गोपाल द्वारा क्या इसकी घोषणा की गई है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाला, ठीक है। केरल सरकार द्वारा राज्य में क्या लाया जाएगा? 5G प्रणाली यहाँ पर लागू की जाएगी, ठीक है, प्रणाली लाई जाएगी। और बुनियादी ढांचे में आईटी क्षेत्र का बुनियादी ढांचा विकास किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तो आईटी क्षेत्र का बुनियादी
बुनियादी जो ढांचा है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आईटी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा। ये भी शानदार आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कहां पर बनेगा आपका ये आईटी कॉरिडोर? अगर आईटी कॉरिडोर की बात करूं तो मैं NH 66 के साथ साथ 4 आईटी कॉरिडोर, NH जो आपका 66 है, NH 66 के समानांतर 4 कॉरिडोर, 4 आईटी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कॉरिडोर है, कॉरिडोर बनाए जाएंगे कहां पर भाई? आपके तो केरल के अंदर। पूछ लेगा कहां पर? तो NH 66 के समानांतर आपके ये रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए फंडिंग की बात करें तो कितने रुपए इसके लिए फंडिंग की बात करें तो बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहीं पर एक कल प्रश्न क्वेश्चन हो रहा था कि विश्व बैंक ने, आपका IBD बैंक ने, यानी कि विश्व बैंक का ये हिस्सा है, तो विश्व बैंक की अगर हम बात करें WB की, विश्व बैंक ने 400 योजनाओं के लिए 128 मिलियन डॉलर की सहायता किस राज्य को दी है? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल को दी है, जिसमें 400 योजनाएं बेसिक रूप से बुनियादी ढांचे को क्या करेंगी? बूस्टअप करेंगी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन आपका शानदार रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आपका चर्चा में रहा है रूस ने, अगला क्वेश्चन है, रूस ने अभी हाल ही में, आपको पता है रूस और यूक्रेन वार चल रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 9, रूस और यूक्रेन वार चल रहा है। तो रूस के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब रूस ने भी अपने प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिए। तो सीधा सा पूछा जाएगा रूस ने किस पर प्रतिबंध लगाए? चलो सुनिए मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर आपका, रूस द्वारा किस पर निर्यात को लेकर प्रतिबंध लगाए? प्रतिबंध की अगर मैं बात करूं, लगाए, ठीक है। रूस के द्वारा निर्यात को लेकर किस पर प्रतिबंध लगाए? तो ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने अगर हम बात करें पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में, पहले तो ये क्या, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यानी कि यूरोपियन जो कंट्री हैं, यूरोपियन जो कंट्री थे, या आमतौर पे अगर हम बात करें जो नाटो वाले जो कंट्री हैं, या ये कहें जिन्होंने युद्ध में यूक्रेन की साथ देने की बात करी है, या यूक्रेन को क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इकोनॉमिक जो आपकी कह सकते हैं आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर। आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए हैं उनमें मुख्य तौर पर आपका कौन है? USA है, साथ में आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, कह सकते हैं। तो जिन्होंने लगाए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उन आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में सीधा पूछे तो रूस ने भी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, भाई मैं ये चीजें नहीं भेजूंगा और तुम जी के दिखाओ कैसे पियोगे। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो किस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया? 200 वस्तु हैं आपकी, कितनी भाई? 200 वस्तु हैं और उपकरण है भाई। वस्तुओं कह सकते हो आप और उपकरणों पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। 200 वस्तुओं और उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया किसने? रसिया के द्वारा, जो कि कब तक लागू रहेंगे? आपके 2022, ये टेम्परेरी है, 2022 दिसंबर तक रहने की संभावना इनकी है। इसमें किस आइटम पर आपको जैसे कि पता ही आपको, जो उत्पादन आपके जैसे जो लगाए आपके, जैसे हम कह सकते हैं बिजली है भाई, बिजली, गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, कृषि मशीनरी है, दवाइयां हैं, इन सब पर क्या है? प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। इन सब पर क्या रूस ने प्रतिबंध, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध। दूसरा क्या है? जो लकड़ी है, लकड़ी का भी बहुत बड़ा निर्यातक था, लकड़ी और उसके उत्पाद और उसके जो उत्पादन है या जो आइटम बनाए जाते हैं, लकड़ी और उसके उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। क्या लगाए हैं? प्रतिबंध लगाए हैं। कहां पर? या आपके बीच में है, ठीक है। और ये जवाब किस चीज का था? जो रूस के ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक जो दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर के रूस का ये जवाब था। रूस की राजधानी क्या है? आपको पता, मॉस्को रूस की राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें तो कौन? आपके पुतिन साहब राष्ट्रपति है, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। युद्ध किसके साथ हो रहा है? आपका यूक्रेन के साथ। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है और वहां के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। और आज 20वां दिन है युद्ध का। कौन सा दिन है भाई? आपका 20वां दिन है युद्ध का भाई, युद्ध का 20वां दिन है। और हम USA की अगर मैं बात करूं तो 1.25 लाख जो काफी खर्चा इसके ऊपर, करोड़ खर्चा डेली का बाहर का पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? रूस के ऊपर भी पड़ रहा है और इसके ऊपर भी आपका खर्चा पड़ ही रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करें। अभी हाल ही में आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका भाई
चलो इनको आप एक बार नोट करेंगे या जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भी अभी हाल ही में एक आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। चलिए अभी हाल ही में एक लोकतंत्र की रिपोर्ट आई है, लोकतंत्र की रिपोर्ट, लोकतंत्र की रिपोर्ट किसने जारी करी है? लोकतंत्र की रिपोर्ट किसने जारी करी है, यानी कि लोकतंत्र में कौन सा देश कौन से पायदान पर है, विश्व स्तर की लोकतंत्र की रिपोर्ट जारी करी है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है, तो ध्यान रखेंगे वी डैम संस्था द्वारा। किसके द्वारा भाई? वी डैम 2022 की बात कर रहा है, ठीक 21 की सॉरी, जो ये रिपोर्ट जारी हुई है आपकी, तो किसने जारी करी है? 2022 में करी है, 2022 में। तो वी डैम संस्था द्वारा, वी डैम संस्था ने ये रिपोर्ट जारी करी है। वी डैम संस्था ने क्या बोला भाई? लोकतंत्र को लेकर के रिपोर्ट जारी करी है। ये जो संस्था है आपकी, ये संस्था कहाँ की है भाई? तो स्वीडन की, स्वीडन की। यानी कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो बाय द पीपल फॉर द पीपल मेड द पीपल, यानी कि द गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो बनाई गई है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट आपकी क्या कहलाती है? यानी कि आपकी डेमोक्रेसी कहलाती है। डेमोक्रेसी की बात करें तो इब्राहिम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी थी, इब्राहिम बाय द पीपल फॉर द पीपल मेड द पीपल, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार है वो क्या कहलाती है? आपकी डेमोक्रेसी क्रिटिकल लोकतंत्र कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी में संप्रभुता, सोवरेन कौन रखता है? सोवरेन कौन रखता है, यानी कि संप्रभुता किसके पास है? संप्रभुता की अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो ध्यान रखेंगे किसके पास है? जनता के पास है, जनता। यानी कि अगर हम भारत के अंदर बात करें, भारत में क्या आपका लोकतंत्र है? भारत में पहले ही शब्द में देखिए प्रस्तावना क्या बोलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग भाई, हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग। इसका मतलब सीधा सा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी है। इसमें सोवरेन कौन है? सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली है लोकतंत्र के अंदर कौन होता है? आपका जनता होती है। परिभाषा इब्राहिम लिंकन के द्वारा दी गई थी। और जो वीडेम संस्था, इसने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की 2022 में, तो स्वीडन की संस्था, कहां की है? स्वीडन की है भाई। और बात करें तो पहले स्थान पर कौन आया आपका? पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले स्थान पर आपका कह सकते हैं हम कौन है? तो स्वीडन है भाई। अब ये नहीं सोच लेना यहाँ की संस्था है तो ये इसलिए पहला दे दिया, स्वीडन है। यहाँ पर जो सारी चीजें हैं देखिए, बहुत सारे आकलन यहाँ पर ये करते हैं, तब जाकर के आपका ये दिया जाता है जो नंबरिंग का सिस्टम है। तो स्वीडन आपका कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो कौन से नंबर पर आपका भारत है? 93, यानी कि 93 नंबर पर भारत है। इसमें आपका इस सूचकांक में 93 नंबर पर भारत है भाई, ठीक है। इससे पहले आपका एक और आया था विशेष तौर पर, अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार वाला। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85 नंबर पर है। और भी बहुत सारे सूचकांक, हैंगर इंडेक्स है। तो इंडेक्स एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, इंडेक्स वगैरह एक बार आप जरूर देखेंगे, जो कि बहुत शानदार आपके बीच में रहने वाले हैं और जो कि क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अभी भैया आपका अगले क्वेश्चन की। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन है बड़ा शानदार, सॉरी अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। अभी हाल ही में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया या बनाया गया भाई, कहां पर सीधी सी बात करें,
तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, मुख्य तौर पर सबसे पहले तो बात ये है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आपका बनाया हुआ है तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। कहां पर भी? तमिलनाडु के अंदर आपका क्या है? तैरता हुआ संयंत्र। कहां पर आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो आपका क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, अब देखिए, यानी कि पानी के ऊपर, सबसे पहले तो ये जमीन को नहीं कवर कर रहा है, कहां पर भी? पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो बिना जमीन पे है आपका, या बिना किसी चीज को कवर करे, आपको क्या दे रहा है भाई? बिजली पैदा कर रहा है, बिजली पैदा। ठीक है, कितनी बिजली पैदा करेगा? 42.0 मिलियन यूनिट। कितनी करने वाला है? 42.0 मिलियन यूनिट ये बिजली पैदा करेगा। ठीक है, अब पानी के ऊपर तो आपको पता, जैसे ही पानी आपका किसके? प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य के संपर्क में आता तो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। एक तो उद्देश्य क्या होगा इसका? बिजली पैदा करना। दूसरा क्या है? अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकना भी। पानी का वाष्पीकरण भी रुकेगा, किसकी वजह से? आपका जो तैरता हुआ सोलर जो आपका संयंत्र लगाया गया है तमिलनाडु के अंदर, इसमें भी। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो बजट दिया गया है 150 पॉइंट आपका जो 4 CR रुपए इस पर लगने वाले हैं, ध्यान रखिए। किसने बनाया है? आपका ये इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौन सी आपकी गई है? SPIC ने इसको बनाया है। सर्दन ध्यान रखेंगे, सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भाई, आपका क्या? इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया। सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बनाया? ध्यान रखेंगे भाई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो CM M.K. स्टालिनी ने। CM कौन है आगे? तमिलनाडु के CM कौन है? M.K. स्टालिनी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। उद्घाटन की बात करें तो M.K. स्टालिनी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया गया। अब बात आती है SPIC की स्थापना में। स्थापना की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 18 दिसंबर 1969 में 1969 में इसकी स्थापना की। 75 में ये संयुक्त रूप से किसके साथ? 1975 में इसने संयुक्त रूप से काम किया भाई। संयुक्त रूप से जो MA चित्रंबन समूह आपका चिदम्बरम जो समूह है, इसके साथ ये मिल गई। और TIDCO चिदम्बरम समूह TIDCO के बीच संयुक्त रूप से काम किया इसने। संयुक्त रूप से किसकी बात करें हम? SPIC की, सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो आपकी है प्राइवेट लिमिटेड, उसकी बात और स्थापना इसकी 18 दिसंबर 1969 को हुई थी। 1975 में संयुक्त रूप से जो MA चिदम्बरम है आपका समूह, इस समूह के साथ काम किया इसने, मिलकर किसके साथ? TIDCO के साथ इसने काम किया। 1992 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। जो सरकार की जो हिस्सेदारी थी, सरकार ने कब बेची से? 1992 में सरकार ने इसे बेच दिया। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर ये तैरता हुआ, यहाँ पर हम बात करते हैं सोलर इंटरनेशनल जो ऑफिस है आपका, कहां पर भाई? गुरुग्राम के अंदर है। जो आपका गुरुग्राम में आपका सोलर अलायंस का जो आपका सोलर इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, अंतरराष्ट्रीय जो सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, कहां पर आपका? गुरुग्राम के अंदर है। देश का एकमात्र ऐसा हेडक्वार्टर जो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर? आपका देश का एकमात्र संगठन है का हेडक्वार्टर कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, ओके। चलो, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो कहां पर ये आपको पता? हरियाणा के अंदर है। मेडा सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, मेडा सिटी इसे बोला जाता है। IT सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है भाई। ऑपरेशन मुस्कान की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन जो मुस्कान है, ऑपरेशन मुस्कान गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर ही गुरुग्राम पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान। सीधा सा पूछेगा ऑपरेशन मुस्कान कहां पर चलाया गया था? तो खोए हुए बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलाना, खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान यहां पर चलाया गया था गुरुग्राम के। साइबर थाना अगर हम बात करें, साइबर थाना जो हरियाणा का पहला साइबर थाना कह सकते हो आप। साइबर थाना कहां पर? आपका गुरुग्राम के अंदर भी। गुरुग्राम के अंदर पहला साइबर थाना खोला गया। देश का पहला ग्रेनेडियम भाई,
देश का, अगर मैं बात करूं देश का पहला ग्रेन मानी हरियाणा, ग्रेन नहीं बोला भाई, मैं ध्यान रखना, ग्रेन एटीएम जो आपका कहां पर भाई, फरूख नगर के अंदर, कहां पर भाई आपका फरूख नगर के अंदर है, फरूख नगर में, कहां पर, गुरुग्राम के अंदर ही आपका, गुरुग्राम के अंदर ही आपका क्या है, देश का पहला ग्रेन एटीएम। यानी कि अब एटीएम लगाओ जो सरकारी, जो राशन के वन राशन रोजगार, मैंने आपको एक बार योजना बताई थी आपको, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है। अब हमें दुकानों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है राशन के लिए, आप जाएंगे एटीएम में लगाएंगे और आप पैसे के साथ कहें तो पैसे की जगह पर क्या मिलेगा, अब आपको अनाज मिलेगा। तो देश का पहला ग्रेन एटीएम आपका कहां पर है, यहीं पर है भाई, ठीक है। हरियाणा की एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की एकमात्र रक्षा जो विश्वविद्यालय आपका, विश्वविद्यालय कहे तो कहां पर आपका, बिनोला भाई, बिनोला, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही, बिनोला कहां पर है, बिनोला गांव के अंदर, कहां पर है, बिनोला गांव। और पहला सीएफएल 100% हरियाणा के अंदर पहला जिसमें सीएफएल लगी थी, सीएफएल जब लगाई गई थी तो सबसे पहले किस गांव के अंदर लगाई गई थी, चर्चा का विषय था आपका, तो सीएफएल वाला गांव कौन सा था, 100% सीएफएल वाला गांव आपका कौन, बिनोला था भाई, ठीक है। यहां पर बता दें आपको एक और बड़ा शानदार, हेली हब कहां बनने वाला आपका, तो हेली हब की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर बनने वाला है। हेली हब कहां बनने वाला आपका, गुरुग्राम के अंदर बनने वाला है। डीएलएफ कहां पर आपकी, रैपिड मेट्रो कहां पर है, रैपिड मेट्रो की बात करें, पहली सिविल मेट्रो, तो ये भी आपकी गुरुग्राम है। गुरुग्राम के संबंध की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका संबंध महाभारत काल से है, महाभारत काल से गुरु के गांव के नाम से इसको जाना जाता है, गुरु का गांव, और इन्हीं के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य का संबंध गुरु द्रोणाचार्य से है। और भारत में बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड जो गुरु को दिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर किनको दिया जाता है, जो प्लेयर खेलों से संबंधित जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी तरीके का बेहतरीन शानदार से शानदार कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहेगा। आप लोग बस प्यार दिखाएं, क्लास को देखें, क्लास को मोटिवेट करें, क्लास को शेयर करें। हो सकता है कि आपका शेयर करना किसी भाई के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए, जाने अनजाने में आपके हाथ से, आपके इस अंगूठे से सिर्फ शेयर करने से ही आप एक बहुत बड़ा मदद हो जाए किसी की। वैसे कोई किसी की मदद करता नहीं है, आपको मात्र 1 सेकंड लगती है किसी को शेयर करने में, ठीक है। इससे हमें यह लगेगा कि हमारी क्लास का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई कमी है तो बेहिचक अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं, अगर कोई कमी लग रही है तो मुझे बताओ एक बार, मैं जरूर इसके ऊपर अमेंडमेंट करने की कोशिश करूंगा, या अगर मैं ये कहूं कि जरूर उस पर आपका गौर किया जाएगा, उस कमी को जल्द से जल्द एज पर पॉसिबल, हो सकता है उसी दिन उस कमी को दूर कर दिया जाए। तो मुझे फोन करके बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, क्लास छोटी है सर, क्लास बड़ी है, क्लास में राइटिंग्स ठीक नहीं है, या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसी भी जो चीज है आप एक बार जरूर बताइए। हम डेली आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम इन क्लासों का शतक भी मारने वाले हैं, और उस दिन एक विशेष क्लास रहेगी आपकी, जिस दिन आपकी 100 क्लास होंगी, उस दिन एक बड़ी 75वीं वर्षगांठ की बात करूं, उससे पहले तो 75वीं वर्षगांठ हम मना लेंगे स्वतंत्रता की, तो ये भी अमृतसर जो आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में मैं 75वीं जो क्लास होगी उसमें आप लोगों के लिए बड़ी विशेष जो चीजें लेकर के यहाँ पर पहुंचूंगा भाई, ठीक है। ये भी हमारी तरफ से, उज्जवल परिवार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक ये आजादी के महोत्सव के कार्यक्रम में, जहां 5000 कार्यक्रम, 4-5 हजार कार्यक्रम हो रहे, तो वहां एक कार्यक्रम और अटेंड हो जाएगा आपका, और हम भी इस याद में अपने 75वां आजादी का 75वां महोत्सव जरूर मनाएंगे हमारी 75वीं क्लास के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। क्लास को शेयर करेंगे और मिलते रहेंगे।